हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। कॉमन लैंग्वेज में इसको ब्लैक फंगस भी कहते हैं। यह एक डेडली और इंटरनल फंगल डिजीज़ है क्योंकि ये आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करता है। यह बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है और ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं देता है, इसलिए इसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम लोग म्यूकरमाइकोसिस से रिलेटेड बहुत सारे सवालों का जवाब जानेंगे, जैसे कि ये म्यूकरमाइकोसिस होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका डायग्नोसिस क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, किन तरह के लोगों को इनकी होने की संभावना ज़्यादा है, इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है और आपको कैसे पता चलेगा कि म्यूकरमाइकोसिस आपको हो गया है। तो जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस होता क्या है। जैसे पुराने ब्रेड पे फंगस लग जाते हैं, कुछ इसी तरह का यह डिजीज़ भी है। यह म्यूकरमाइसिटीज़ नामक एक फंगाई से होता है। ये जो फंगाई है ये हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ फैली हुई है और स्पेशली ये गीली सतह पे या फिर सीलन वाली जगह पे पाई जाती है। नॉर्मल पीपल जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है या फिर जिनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, उनमें ये डिजीज़ होने की संभावना नहीं है। यह डिजीज़ उन्हीं लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करती है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही लो हो गई हो। यह बॉडी में नाक के थ्रू घुसता है। 3 से 4 दिन में यह आँखों तक पहुंच जाता है और उसके अगले 24 घंटे में यह दिमाग तक पहुंच जाता है। यह पूरी बॉडी में कहीं भी अफेक्ट कर सकता है। यह बॉडी में बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है और अफेक्टेड एरिया को डिकम्पोज यानी सड़ाना शुरू कर देता है। यह इतना डेडली होता है कि इससे बचने के लिए लोगों की आंखें या फिर जो अफेक्टेड पार्ट है चेहरे का उसको भी निकालना पड़ सकता है। इसका जो मॉर्टिलिटी रेट है वो 50% होता है। अब जानते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। चूँकि ये नाकों से शुरू होता है तो सबसे पहला जो सिम्टम आप में आएगा, आपकी नाक ब्लॉक हो जाएगी, नाक से काले या भूरे रंग का डिस्चार्ज होगा, आँखों में दर्द और उसके चारों तरफ सूजन होना, आँख का बाहर की तरफ आ जाना, आँखों की रोशनी जो है वो अचानक से चली जाती है, आपकी आँख लाल हो सकती है, आँखों के जो आईबॉल होते हैं इनके मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, सिर में दर्द होता है, चेहरे पे स्वेलिंग और दर्द हो सकता है, गला भरा भरा सा लगता है, आपकी आवाज़ भी चेंज हो सकती है, जबड़े में दर्द होना या फिर मुंह में काले रंग का छाला पड़ना, फीवर, कफ, सीवियर केस में आँख से और कान से ब्लीडिंग भी होने लगती है। यह इन्फेक्शन लंग्स और जीआई ट्रैक्ट को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर ये इन्फेक्शन लंग्स तक पहुंच जाता है तो पेशेंट में चेस्ट पेन, पैल्पिटेशन और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर ये इन्फेक्शन जीआई ट्रैक्ट तक पहुंचता है तो वोमिटिंग, नौजिया या फिर ब्लडी स्टूल ये सब हो सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति में स्पेशली कोविड इन्फेक्शन के बाद वाले पेशेंट में इस तरह का कोई भी सिम्टम दिखता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि पहले ही बात हुई थी कि ये जो इन्फेक्शन है ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं देता है और ये तुरंत ही आपकी पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिससे बॉडी में सेप्सिस और मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर होने लगता है। इस डिजीज़ की डायग्नोसिस कैसे की जाती है? अगर डॉक्टर को लगता है कि किसी को ये डिजीज़ है तो डॉक्टर उसका सीटी स्कैन या एमआरआई कराते हैं। अगर उससे भी डॉक्टर कंफर्म नहीं हो पाते हैं तो आपका टिश्यू बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी में अफेक्टेड एरिया का छोटा सा हिस्सा काट कर उसको जांच के लिए भेजा जाता है कि उसमें ये फंगस मौजूद है या नहीं मौजूद है। इस डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या है? बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शन इसके लिए अवेलेबल नहीं है। एम्फोटेरिसिन नाम का एंटी फंगल ड्रग है वो इसमें दिया जाता है। पोस्कोनाजोल नाम का टैबलेट भी प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है, पर इसको आपको खुद से नहीं लेना है, अपने डॉक्टर के सलाह से ही लेना है। अब वो कौन से लोग हैं जिनमें ये इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं और कोविड इन्फेक्शन वाले पेशेंट में यह ज़्यादा क्यों देखने को मिल रहा है? यह जो डिजीज़ है ये उन लोगों में होने की संभावना ज़्यादा है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जैसे ओल्ड एज पेशेंट हो गया, डायबिटिक पेशेंट हो गया, कैंसर पेशेंट है, या फिर उन पेशेंट में जिनको कोई भी ऐसी ड्रग दी जा रही है जिससे वो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हैं, जैसे कि स्टेरॉयड। क्योंकि लंबे समय तक स्टेरॉयड देने से जो पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और अगर शुगर के पेशेंट को स्टेरॉयड दिया जाता है तो उसका जो शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है। ह्यूमिफाइड ऑक्सीजन से भी इसके होने का खतरा ज़्यादा है। अब आप सोचेंगे कि ऑक्सीजन तो जान बचाने के लिए दिया जाता है, तो इससे म्यूकरमाइकोसिस क्यों हो रहा है?
तो अगर ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में आप थोड़ा सा जान लें कि ऑक्सीजन सप्लाई कैसे किया जाता है तो आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें एक फ्लो मीटर लगा होता है। इस फ्लो मीटर में एक छोटी सी पानी की प्लास्टिक की बोतल लगी होती है और उसमें पानी भरा होता है। सिलेंडर से जो भी ऑक्सीजन निकलता है वो इसी पानी से होते हुए फिर पेशेंट तक पाइप के थ्रू पहुंचता है, क्योंकि पेशेंट के लंग्स तक जो भी ऑक्सीजन जा रहा है वो हाइड्रेटेड होनी चाहिए। दूसरी चीज़, ऑक्सीजन आ रहा है या नहीं आ रहा है वो उस पानी में निकलने वाले बुलबुले से हमें पता चल जाता है। तो इस पानी की बोतल में जो पानी यूज किया जाता है, अगर ये पानी साफ़ नहीं होगा तो म्यूकरमाइकोसिस का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें जो भी पानी यूज किया जाता है वो डिस्टिल वाटर या फिर सलाइन वाटर ही यूज करना है। कोविड इन्फेक्शन वाले पेशेंट में इसका होने का खतरा ज़्यादा क्यों है? तो कोविड इन्फेक्शन वाले जो पेशेंट हैं उनमें स्टेरॉयड भी यूज किया जाता है और ह्यूमिफाइड ऑक्सीजन भी यूज किया जाता है, और ये दोनों ही इस डिजीज़ के फैलने का एक मुख्य कारण है। इस डिजीज़ को अगर ईजिली समझें तो मान लीजिए कि एक घर है, घर पूरा खाना पीना सब भरा हुआ है और घर का जो मालिक है वो कहीं और चला गया है, तो चोर के जो घुसने की संभावना है वो आसानी से हो जाती है। तो घर जो है हमारा बॉडी है, तो अगर इम्यूनिटी हमारी अच्छी नहीं रहेगी, मतलब कोई लड़ने वाला, कोई मना करने वाला नहीं रहेगा, तो कोई भी चोर हमारी बॉडी में ईजिली घुस जाएगा। और जिसका शुगर हाई होता है, मतलब खाने पीने की भी जो व्यवस्था है वो इनको अच्छी मिल जाती है, तो ये ईजिली ग्रो कर जाते हैं। तो मेनली बहुत वीक इम्यूनिटी वाले पेशेंट में या फिर जिनका शुगर लेवल बहुत हाई है, ऐसे पेशेंट में म्यूकरमाइकोसिस का जो खतरा है वो ज़्यादा होता है। इसके प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो जो कॉज है उसको रिमूव कर देंगे तो हमारा प्रिवेंशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखना है हेल्दी डाइट के साथ। तो आपको अच्छे से अच्छा हेल्दी डाइट लेना है। फंगस हमेशा गंदी सतह पे पाए जाते हैं, तो हाइजीन का, खुद का और अपने आसपास के हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कमरे की साफ़ सफाई का ध्यान रखना है और धूल और सीलन वाले कमरे से दूर रहना है। स्टेरॉयड लेने से इम्यूनिटी वीक होती है, तो लंबे समय तक बहुत स्टेरॉयड नहीं लेना है, और अगर आप स्टेरॉयड ले भी रहे हैं तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है। स्ट्रिक्टली आपको शुगर लेवल अपना मेंटेन करके रखना है, चाहे वो डाइट से हो, टैबलेट से हो या फिर इंसुलिन से हो। ह्यूमिफाइड ऑक्सीजन अगर आपको यूज हो रहा है और लंबे समय तक चल रहा है तो इसमें सबसे पहले तो आपको डिस्टिल वाटर या सलाइन वाटर यूज करना है, और जो आपका ऑक्सीजन मास्क और कैनुला है उसको समय समय पे साफ़ और चेंज करते रहना है। अगर आप किसी भी गंदी सरफेस को छू रहे हैं तो तुरंत अपने हाथ धोएं। एक ही मास्क को बहुत लंबे समय तक ना पहने और गीले मास्क का यूज ना करें। नेज़ल और ओरल कैविटी की सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए आप नेज़ल सलाइन इरिगेशन या फिर बीटाडीन गार्गल का यूज कर सकते हैं। यह कोविड पेशेंट में ठीक होने के बाद भी हो सकता है, तो अपना और अपनी फैमिली मेम्बर्स का विशेष ध्यान रखें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो सबको कोशिश करके वैक्सीनेशन करा लेना है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसकी जो सीवियरिटी का लेवल है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है और आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये नहीं था कि आपको मैं डराऊं या फिर आप बहुत पैनिक हो, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं देता है। मुझे उम्मीद है कि म्यूकरमाइकोसिस से रिलेटेड जो भी आपके मन में क्वेश्चन और कन्फ्यूज़न होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।